बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इसहाक डार साहब ने अब से थोड़ी देर कबल गुफ्तगू की है। वो कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत को मसाइल का सामना है, लेकिन ये महंगाई ऐसा नहीं होता कि 6 माह में आ जाए और फिर 3 माह में या 6 माह में चली जाए। मसाइल हैं, लेकिन अब मईशत जो है वो ठीक सिमत में जा रही है। मगर इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना है तो फिर मिसाक मईशत पर मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इन अफवाहों पे आप कान ना धरें। पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फिर इसी तरीके के जो स्टेप उन्होंने उठाए उसका उन्होंने जिक्र किया। आज कौमी असम्बली के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। रियाज पीरज़ादा साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शहरी रहमान साहिबा, सवात ऑपरेशन का जिक्र हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हुआ, बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका जिक्र हुआ, जो लाशों की बरामदगी है उसका जिक्र हुआ, बहुत सारी जो इंटरफेरेंसेस हैं उसका जिक्र हुआ। और फिर एक मरतबा असम्बली के अंदर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात हुई। तो ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात होती है, मगर क्या अब वक्त आ गया है कि ये बनना चाहिए? किस तरह से बनना चाहिए? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नेक्स्ट सेशन में मैं मामले को उठाऊंगा। आज बाकी तमाम लोग कहते थे कि जी इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती का अमल है वो आइंदा 5 से 7 रोज़ में शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, क्या कुछ पहले शुरू हो रहा है या ऐसा ही होता है, इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं? और फिर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, जिसके ऊपर आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद को बंद किए बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसकी समाअत भी कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। और ये वो दरख्वास्त है कि 25 मई को अदालती फ़ैसले के बावजूद इमरान खान साहब ने जो रेड लाइन है वो क्रॉस की और वो रेड जोन की जानिब बढ़े। अदालत ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो एक जो ग्राउंड है, जो एक मखसूस मकाम है, वहाँ तक जाएँ। तो अब इस दरख्वास्त का जो मकसद है, ये जो हुकूमत हासिल करना चाहती है वो क्या है? क्या ये है कि आइंदा आने वाले लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद के बाहर किसी एक मखसूस जगह पर उसका फ़ैसला हो जाए और ये फ़ैसला अदालत करे, ताकि ये जो तलवार लटक रही है रेड जोन या डी चौक की तरफ आने वाली हुकूमत के सर से वो उतर जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब समर अब्बास साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। पहले तो समर, मैंने आपके प्रोग्राम में था, मैं सुन रहा था, तो जिसमें आपने कहा था कि जी आपकी खबर यह है कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा 20 तारीख से, और इसी किस्म की बात आज ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री का। तो ये पहले शुरू हो रहा है, कोई रीज़न है इसकी, या इसी तरीके से होती हैं चीज़ें? और फिर ये कहना कि अगले 5 से 7 रोज़ में हो जाएगा, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस है इस टाइमिंग की? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इस दफ़ा सूरत हाल बड़ी गैर मामूली है पहले की निस्बत। वैसे तो जब भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के तकर्रर का मामला आता है तो हालात पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली हो जाया करते हैं, लेकिन इस पर सूरत हाल ज़रा बड़ी मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि अगले आर्मी चीफ का तकर्रर जो भी होना है, जिस शख्स ने भी अगला आर्मी चीफ रखना है, इमरान खान साहब बतौर एक अपोजिशन के एक रहनुमा की हैसियत से वो पहले से ही उस तकर्री को कंट्रोवर्शियल बना चुके हैं। और बहुत सी प्रेसिडेंट्स ऐसी भी मौजूद हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के हवाले से। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, ही कैन नॉट डेयर टू स्टॉप इट। पहले वो गवर्नर पंजाब की समरी, उनके पास इख्तियार है कि वो 25 रोज के लिए रोक सकते हैं। ठीक, 15 दिन एक दफा, 10 दिन एक दफा। हालांकि मैं मुकम्मल तौर पर मेरी ये बड़े कॉन्फिडेंस से ये मैं कह रहा हूँ सदर साहब के भी यहाँ पे कि वो ये वाली समरी कम से कम नहीं रोकेंगे जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ से भेजेंगे प्रेसिडेंट। ये आपको अपनी खबर पे एतबार है या अलवी साहब के ऊपर एतमाद है? इस कॉन्फिडेंस का ये एतमाद किसी और का है जो आपको मिला हुआ है? बिल्कुल, ये अलवी साहब पे मुझे एतमाद है और जिनकी समरी है उन पे भी एतमाद है कि ये समरी नहीं रुकने वाली। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक बड़ी वैलिड रीजन मौजूद है कि गवर्नर पंजाब की समरी रोक दी गई थी 15 दिन एक दफा, 10 दिन एक दफा, 25 दिन के लिए। तो यहाँ भी सदर साहब ये काम कर सकते हैं, इसलिए व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस अ बिट अर्लियर। तो हमारी इत्तला यही थी, मैंने ये बताया भी था कि 20 अक्टूबर को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने, थैंक्स टू ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो रहा है। और ख्वाजा आसिफ ने प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ भी दी थी बाय द वे कि जब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, जब उन्होंने अमेरिका में ये बयान दिया था
कि मेरा एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं, मैं वक्त पर रिटायर हो रहा हूँ। उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को यह मशवरा दिया था कि अब वैसे भी आर्मी चीफ खुद इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो जाना चाह रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाते हुए आप जल्दी नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर दें। ठीक। अब चूंकि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, इसके ये सिर्फ एक लॉन्ग मार्च एक नए इलेक्शन के लिए नहीं है। इस लॉन्ग मार्च का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आर्मी चीफ के तकर्रर से है। लॉन्ग मार्च की जो टाइमिंग है अक्टूबर के अंदर ही, यानी 30 अक्टूबर से पहले पहले जो है ये लॉन्ग मार्च का आना या उसका शुरू होना, ये बड़ा क्लियर है कि नवंबर से पहले पहले वो हर सूरत में मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं ताकि ये नए आर्मी चीफ का तकर्रर ना कर सके। और खान साहब की पूरी कोशिश होगी, ये मेरी असेसमेंट भी है और इसमें थोड़ी बहुत इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि खान साहब की पूरी कोशिश होगी कि उनके इस लॉन्ग मार्च के दौरान ही जब वो इस्लामाबाद के पेरिफेरीज पे आके बैठ जाएंगे, 3 जगहों पे बैठने का प्लान है जी इनिशियली, कि पंजाब की क़यादत जो है वो रावलपिंडी में नवाज शरीफ पार्क के अंदर आके बैठेगी, सारी सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब से लोग आके, फिर मरी और कश्मीर वाले आके मरी के करीब जो जाते हुए जो फुलग्रान टूल प्लाजा है उसके बाहर की तरफ आके बैठेंगे पंजाब की हदूद में। केपी वाले जो हैं ये गुलाम सरवर खान साहब आके बैठेंगे संजानी टोल प्लाजा के बाहर आके, उनके पीछे केपी से काफले आएंगे, फिर पीछे अटक में ताहिर सादिक साहब होंगे, उनके पीछे सपोर्ट के लिए अली बिन गंडापुर होंगे। ये जो प्लान है मेरे से खान साहब का प्लान यही है कि जब आके वो बैठ जाएं उसके बाद वो जो बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप के साथ ही बात करेंगे। और मुझे ये लगता है कि खान साहब शर्त शायद यही रखते हैं आके जब वो बैठेंगे, बंद करेंगे इस्लामाबाद को, कि आप आर्मी चीफ के तकर्रर का प्रोसेस रोकें, वरना मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अगर आप रोकते हैं ये प्रोसेस और मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे देते हैं तो फिर मैं आपके साथ बातचीत करने को तैयार हूं। तो वो प्री कंडीशन जो है वो शायद यही खान साहब की तरफ से सामने आ जाए, चूंकि पहले वो अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए, वो बाजवा साहब की वजह से इंटरेस्टेड नहीं है, वो ज्यादा खान साहब को फिक्र यह है कि अगला जो बंदा जिसके लिए उन्हें डर है कि वो आ गया तो उनके लिए मसाइल पैदा कर देगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ना कभी माजी में ऐसा हुआ है, चूंकि जो भी आर्मी चीफ लगता है उसका पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान होता है, फिर अपने इदारे को वो देखते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका हम नवा बनना या किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, ऐसा आर्मी चीफ मेरा से उसके शाया निशान नहीं होता और ना वो ऐसा करते हैं। और जो पहला साल होता है सर्विस में वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा। अहमद जवाद साहब, ये आर्मी चीफ की तकर्री को इतनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वैसे तो हमेशा रही है, मगर इस बार कुछ ज्यादा नहीं हो गई? देखिए हाफिज साहब, जो भी इस मुल्क में फैसला साजी का प्रोसेस या फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर होगा, वो अब इस मुल्क में एक बहुत बड़ा तनाज़ा बनेगा। यही चीज अब जब आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो अपोजिशन में है, अपोजिशन लीडर, अगर आप माजी में चले जाएं, आपने कहा है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गई, आप अगर माजी में चले जाएं तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। ठीक। आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिकमेंडेशन जो GHQ से चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंचती है, प्राइम मिनिस्टर के पास नाम आते हैं और उसके ऊपर बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा अगर माजी में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ इतनी स्पेकुलेशन होती है कि ये 3 है, इनमें से लाइकली कौन है, इसमें से लेस लाइकली कौन है, सीनियरिटी में कौन है, जो कि एक नॉर्मल डिस्कशन है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहां पे कि आर्मी चीफ एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, कि अहमियत रखते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से भी, यानी कि पॉलिटिकल डायनामिक्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। वहां पे इतनी गुफ्तगू होना या मीडिया में डिस्कस होना कोई अचनबे की बात नहीं। लेकिन अब जो इमरान खान ने जिस तरीके से आर्मी चीफ के तकर्री को मुतनाज़े बनाया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये एक नाकाबिले कबूल, और ये मैं समझता हूं कि मुल्क की सलामती के हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है। ठीक, कि अगर जब भी आर्मी चीफ की अगर तकर्री होनी होगी, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जिसमें अपोजिशन खड़ी हो जाएगी कि अगर ये वाला आर्मी चीफ हुआ तो हम लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, ये वाला हुआ तो ठीक है। तो ये तो एक बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन गई है। और मैं इसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि हुकूमत वक्त को अपने वक्त और अपने एक शेड्यूल टाइम टेबल के मुताबिक इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए और आइन और कानून की ताकत से आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का डाउट, डिस्कशन
डिबेट, स्पेकुलेशन जो है वो बंद हो और इस मुल्क को पता हो तो कि अहमद जवाद साहब, आइंदा चंद रोज में हम ये तवक्को रखें कि आइंदा चंद रोज में अनाउंसमेंट हो जाएगी और जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी इस पर? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की रिकमेंडेशन को भी देखा जाए। आपके साथ समर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, काफी पल्स जो है उसके बारे में जानते हैं। मैं भी यही समझता हूं कि अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, तकर्री का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। दिनों की बात है और इंशाल्लाह सारी अवाम को नए आर्मी चीफ का कोई भी हो, ये तो एक वजीर आजम का जो है वो इस्तेहकाक है, आइन और कानून के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यही सब कुछ है। करना चाहिए। अच्छा चीमा साहब, कल इमरान खान साहब ने कहा कि जी कोई भी बन जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई करप्ट आदमी तो हूं नहीं कि मुझे किसी के आने से, किसी आर्मी चीफ के आने से कोई फर्क पड़ेगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो अब ये कोई मुजाहिके की बात नहीं है कि अगर ये प्रोसेस शुरू कर दें, अनाउंस कर दें, ताकि ये जो एक कैफियत है ये ख़त्म हो जाए, या इस तकर्री का आपके लॉन्ग मार्च के साथ भी कोई ताल्लुक है? देखें, इसमें ये जो बात समर साहब कर रहे थे या बाद में जवाद साहब बात कर रहे थे, ये नॉर्मल हालात में तो ठीक है, लेकिन आज जो जिक्र हो रहा है पिछले कुछ 6 महीने से या पिछले 8 महीने से जिक्र हो रहा है आर्मी चीफ की तकर्री का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, कभी एक्सटेंशन का जिक्र होता है, फिर तकर्री का जिक्र होता है और पूरा मुल्क लटका हुआ है, तो ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। ये कोई मतलब ये लॉ में या आइन में तो कहीं नहीं है कि एक तकर्री होनी है और 22 करोड़ 75 लाख लोगों का मुल्क लटक जाए और उसका बहुत सारा नुकसान हो जाए, वहाँ रजीम चेंज हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है। और फिर इससे पहले आप कह लें कि कोई भी वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, यहाँ पे आप कह लें कि 4 मार्शल लॉ लग जाएं, ठीक है, फिर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल आजकल भी, मतलब पिछले 6 महीने से मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है या मार्शल लॉ से बदतर सूरत हाल है। सो इस मुल्क को आप रूटीन में डील नहीं कर सकते। आर्मी चीफ की तकर्री को सिर्फ आइन से रिलेट नहीं कर सकते। आइन कुछ और कहता है और सजाए मौत किसी और को हो जाती है। आइन की दी हुई चीज़ और है और सजाए मौत किसी और को हो जाती है। इस मुल्क में होता है ये। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फिर अभी रिसेंट जो हुआ है कि आज भी आप पहले मजारी, क्या नाम है इनका, जरदारी साहब के, जरदारी साहब के जो केसेज हैं आज भी, मतलब उन्होंने कहा, नैब ने लिख के दिया कि ये फलां केसेज जो हैं ये ला हासिल एक मश्क है, शेर असल मश्क है, ये सबूत पूरे नहीं थे। 25 साल पुराने जो केसेस थे उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करेंगे। सो ये रेसिप्रोकेशन है। जहां रेसिप्रोकेशन होती है वहां पे इश्यूज जरूर होंगे। ये हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम वेटिंग गवर्नमेंट हैं, यहाँ पे 4 जगह पे 4 सूबों में हमारी हुकूमत है। हमें कोई कहे कि जनाब आप पीछे हट जाएं, आप जिक्र ना करें, आपका तल्लक क्या है, आपको होना ही नहीं चाहिए, ये आइन है। भाई आइन कहाँ कहाँ लागू है? सो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह की फस्तायत हो वहाँ पे इशू होता है और हमारा कंसर्न है। यहाँ पे रेसिप्रोकेशन की रवाज है। जहाँ रेसिप्रोकेशन का रवाज हो हम आंखें बंद करके किसी पे एतबार कर लें, हम नहीं कर सकते। माजी में बार बार मतलब दूध से जले हैं लोग, सांप के डसे हुए हैं। रस्सी से भी डरेंगे, लस्सी से भी डरेंगे, रस्सी से भी डरेंगे, लस्सी से भी डरेंगे। लिहाजा ये चीज़ें ऑन द टेबल होनी चाहिए। आप कह लें कि ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ पे ताले अजमा जो हैं, ताले अजमाओं ने इस मुल्क का बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये आपके लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है इसके साथ चीमा साहब? जिस तरह समर अब्बास कह रहे थे टाइमिंग और फिर ये सब चीज़ें सर पे आ गई हैं, तो लॉन्ग मार्च का ताल्लुक भी है। ये भी आपका कोई नुक्ता हो सकता है कि भाई इसको डिले करें, जो खान साहब कह रहे थे जब आप लॉन्ग मार्च ले आए यहाँ पे? देखिए, हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ये बड़ा हमारा, और फिर सादा सी बात, एक अफसर जरा याद रखना, जिस दिन हफीज शेख इलेक्शन हार गए थे सेनेट का, जिस दिन हफीज शेख हार गए थे तो कहा गया था कि इमरान खान रिजाइन करे, और इमरान खान उस वक्त तक वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया था जब तक उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले लिया था। आज पिछले 6 महीने में 2 बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन बड़ी डिटाई से बैठे हुए हैं। सो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ना इसके पास अक्सरियत है, ना इसके पास वोट है। जिस जगह पे इनकी हुकूमत है वहाँ भी 3 MNA हमारे हैं, जिस जगह पे इनकी हुकूमत है वहाँ की 3 सीटें हमारे पास है। इनके पास तो पाकिस्तान में 1 इंच जगह नहीं है कि जहाँ पे इनकी, आप कह लें कि इनकी हुकूमत हो। सो ऐसी गैर कानूनी गवर्नमेंट जो है, हम कहते हैं वो ये काम ना करे। ये आए इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के तो उसके बाद जो जीतेगा वो जाके तकर्री कर रहे।
ताकि चल से ये ना हो कि कोई बंदा ऐसा बंदा बैठा जाए जाके दूसरे को वो चलने ना दे। सो हुकूमत अगली जो भी आए वो आप पहले आके तकर्रर करे। हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम सारे लोगों को जो आप कह लें कि बन जाते हैं, प्रोसेस के थ्रू आते हैं, ये प्रोसेस जो है अगर प्रोसेस ही है तो फिर मुशर्रफ को क्यों गालियां देते हैं भैया आप? फिर पीपल्स पार्टी वाले ज़ियाउल हक को क्यों गालियां देते हैं? फिर आप कह लें बहुत सारी पार्टियों वाले अयूब खान को क्यों गालियां देते हैं? और आज भी अपने वालदैन के एक्ट को डिफेंड नहीं करते, ना मुशर्रफ की औलाद, ना ज़ियाउल हक की औलाद, ना अयूब खान की औलाद। सो अगर वो अपने एक्ट को डिफेंड नहीं करते तो आप कौन होते हो डिफेंड करने वाले? आपको क्या पड़ी है खुशामद करने की, चेरी ब्लॉसम बनने की? सो इस मुल्क की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को सामने रख के फैसले करेंगे और उसको सामने रख के हम कहते हैं ये गवर्नमेंट इलीजिटिमेट है, लिहाजा ये कहीं ना कहीं ऐसा बंदा लगा दे जो रेसिप्रोकेट करे, तो ये मुल्क जो है तबाही बहुत होगी। पहले मजीद ना। मैं चीमा साहब जो आपकी बात है उस पर समर साहब से इस पे भी कमेंट लूंगा और थोड़ा सा कब किया रेसिप्रोकेट को एक मिसाल में जानना चाहूंगा चीमा साहब से कि माजी में कब किसी आर्मी चीफ ने रेसिप्रोकेट किया हो इस चीज का, ये आर्मी चीफ लगाए जाने पे रेसिप्रोकेट किया हो। मुझे एक मिसाल बता दें कौन से आर्मी चीफ लगने पे उसने फेवर किया हो किसी को? ये काम छोड़ दे। मैं कहता हूँ ये काम छोड़ दे। आप लोगों ने पंचिंग बैग बना लिया इदारे को, आप लोगों ने पंचिंग बैग बना लिया इदारे को। अच्छा चले, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, आपने पंचिंग बैग बना लिया है, जी सब कुछ करा रही है, फौज करा रही है। आपके दौर में कौन करवा रहा था फिर बताएं जरा। आप अपना क्या नाम चीमा साहब मैं ब्रेक ले आपकी हुकूमत में कौन, चीमा साहब आपकी हुकूमत में कौन करवा रहा था फिर बता दें, कब से फौज करवा रही थी? मैं चीमा साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो है ना समर बोल रहे। जी समर, जी समर बोल रहा चीमा साहब। समर आप ही मुझे बता दो, आप साफी हो के साफी कितने आजाद हैं ये बता दो मुझे जरा। पंचिंग बैग कौन मरा रहा है? बिल्कुल आजाद है, आजाद है, बिल्कुल आजाद। जितने आप क्या आजाद है लग रही है, आप आजाद है मुझे समझ लग रही है। समर कहेंगे समर का चीमा साहब वो जवाब ये देंगे कि हम उतने ही आजाद हैं जितने आपके दौर में आजाद थे। ठीक चले मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। समर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे मेहमान हैं। समर साहब पहले तो ये वाली बात कि ये एक खौफ है, खदशा है पीटीआई की लीडरशिप के अंदर जिसका जिक्र चीमा साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं हम लस्सी से भी खौफजदा हैं, लस्सी से भी हैं और रस्सी से भी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए ये खौफ तो कभी दूर नहीं होगा, ये तो आपका अपना बनाया हुआ एक खौफ है कि आपने हर चीज को, जिस तरह से पहले बात हुई है जवाब साहब ने की कि हर चीज को ही आपने मुतनाज़ा बना दिया है। इलेक्शन हो वो मुतनाज़ा, आप जीत जाए तमाम की तमाम सीटें फिर भी इलेक्शन मुतनाज़ा, फिर भी इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। यानी कि वो तो आपने हर जगह पे बना दिया है मामला, ऐसा सूरत हाल, आपने ऐसा माहौल बना दिया कि आपने हर चीज को, आपको सूट करता है, आपको चूंकि सूट करता है इसलिए आप हर चीज को मुतनाज़ा बनाते हैं। आप अवाम को बताते हैं कि देखिए जी सारे मेरे खिलाफ मिल गए हैं, सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं, इस चीज का आप एक पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं। हालांकि ये जो बात कर रहे थे चीमा साहब, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि कोई भी ऐसा अगर आ जाता है आर्मी चीफ, मौजूदा हुकूमत लगाती है, जरदारी साहब लगाते हैं, नवाज शरीफ साहब के मशवरे से लगता है वो उन्हें रेसिप्रोकेट करेगा कल को आके। वो कैसे करेगा? माजी में मैं जानना चाहता कोई एक मिसाल भी कोट कर देते कि किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कोई आर्मी चीफ लगाया हो, उसने आके उस गवर्नमेंट को किसी मामले में नाजायज कोई फायदा दिया, शायद उल्टा ही हुआ होगा। नहीं, हाँ उल्टा ही हुआ है। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही कर दी कि चीजें हमेशा उल्टी हुई है। तो वो अगर कोई ऐसी बात करता है तो पाकिस्तान की तारीख से शायद प्रॉपरली या वाकिफ नहीं, या फिर जानबूझ के पैरूतही करना चाह रहा है। ऐसा नहीं होता। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो उनके खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और खान साहब के दिमाग में किसी एक खास शख्सियत ने डाल दिए हैं कि जिसे शायद अपना उसका रास्ता बंद होता नजर आ रहा है कि मैं नहीं हूं तो ये भी ना आए। बहरहाल ऐसा होगा नहीं, रेस्ट एश्योर्ड। अच्छा, ये आज कौमी असम्बली में जो समर बात हुई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ये इश्यूज तो है ना, और ये इश्यूज जो है बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनने का अब वक्त आ गया है? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एग्री हों और आगे बढ़े, चीजों को कुछ ठीक करें। सर वक्त तो पिछले 70-72 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, ये तब से 75 सालों से पिछले ये जरूरत बिल्कुल रही है। पहले साल से ही हमें जरूरत रही है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, कि पहले साल से ही इतने यहाँ पे सियासी और इंतजामी हादसात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं कि ये पहले साल से आज तक इसकी जरूरत मौजूद है। लेकिन ये हमें तब याद आता है कि जब हम किसी जगह पे, यानी कि कोई एक खास पॉलिटिकल पार्टी किसी खास मौके पे जब वो डिसएडवांटेज पे होती है तो वो बातें करती है ऐसी
जब आपके पास पूरी पावर, एब्सोल्यूट पावर जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, तब आप ऐसी बात कभी भी नहीं करते। मियां साहब जब हुकूमत से निकाल दिए गए, तब उन्होंने आके बातें करना शुरू कर दी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए। खान साहब जब हुकूमत में थे तब तो उन्होंने बात नहीं की, जब हुकूमत से निकाल दिए गए तो उन्होंने भी इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। ये जब आप अपोजिशन में होते हैं तो ये बड़े खूबसूरत ये अल्फाज रखते हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। जब आप हुकूमत में होते हैं तो ये आपके सबसे नापसंदीदा तरीन अल्फाज हुआ करते हैं। ना ये होगा, ना कभी कोई बनने देगा ऐसा कोई कमीशन, चूंकि सच जो है वो कभी कोई नहीं चाहता कि सामने सूट नहीं करता, सच दबाई हाँ, किसी को भी सूट नहीं करता। अहमद जवाद साहब, ये जो बात है कि अपोजिशन करती है, मगर आज तो कौमी असम्बली में जो हुकूमत है उसके सफ़ों से ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की आवाज़ आ रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ट्रुथ कमीशन, फिर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी वही बात की, मोहसिन दावड़ ने की, रियाज पीरजादा साहब ने बात की। तो माजी में तो आपके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर आप कहते रहे कि सच सामने आया है। तो अब तो हुकूमत है, ज़रा बहादुरी का मुजाहरा करें और बनाएं फिर ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। देखिए हाफिज साहब, ट्रुथ रिकंसिलिएशन या कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जिनको शुरू करना चाहिए या जिनके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन दो तीन चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। ठीक, जो इस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो कि नहीं होना चाहिए था, हम अपनी पूरी तारीख उठा के देख लें तो आर्मी चीफ के ऊपर मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि लोग जो हैं वो अयूब खान के हवाले से भी सवाल उठाते हैं, वो ज़ियाउल हक के हवाले से भी, मुशर्रफ साहब के हवाले से भी, वो कियानी साहब के हवाले से भी सवालात उठाते रहे हैं, रहील शरीफ साहब के बारे में भी सवालात उठे हैं और बाजवा साहब के बारे में भी सवालात उठे हैं। सवालात उठने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ये एक आजाद मुल्क है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कोई भी किसी का कोई सियासी किरदार रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके ऊपर तो बात होगी। मीडिया आजाद है, वो करे ना उस पर बात, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। यहां पे जो चीज समझने की जरूरत है कि जिसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं या एक दानिस्तन कोशिश कर रहे हैं कि मामले को एक कंफ्यूजन के अंदर धकेला जाए और उसमें ये कहा जाए कि ये तो हमारा हमें तो यकीन नहीं है, तो कहीं पे कि जी रेसिप्रोकेट होना चाहिए, तो हमें पता नहीं है, तो जी हमारे जो है ना हमारे साथ ये हुआ है या वो हो जाएगा या माजी में हुआ था। देखें, आपको इस चीज को तस्लीम करना पड़ेगा, कुछ चीजों के अंदर चीजें बड़ी क्लियर हैं, उसमें किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, आइन आपका बताता है, तारीख आपकी बताती है कि आर्मी चीफ का तकर्रर किसने करना है और किस तरीके से करना है। ठीक, ये चीज किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। दूसरी चीज हाफिज साहब देखें, बार बार एक जिक्र किया जाता है जी कि अर्ली इलेक्शंस कराएं, जो नई हुकूमत आए तो वो आर्मी चीफ का तकर्रर करे। मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान अर्ली इलेक्शंस के लिए वाकई मुखलिस हैं, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में नो कॉन्फिडेंस की मोशन आने से पहले, आज से 8 महीने पहले, 7 महीने पहले तो वो खुद कर सकते थे अर्ली इलेक्शन, उन्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी। नहीं किया, चलो नहीं किया। आज की तारीख में अगर इमरान खान पंजाब असम्बली डिसॉल्व करते हैं, केपी के असम्बली डिसॉल्व करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इन सबको डिसॉल्व कर देते हैं, फेडरल में वो पहले रिजाइन करके बैठे हुए हैं, मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास अर्ली इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन बचेगी? लेकिन वो क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे इस चीज को? मैं आपको ये बताता हूं कि अर्ली इलेक्शन नहीं है, बेसिकली ये मुतालबा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए और अपनी इस बात को बावर करवाया जा सके कि हम इस हुकूमत पे यकीन नहीं रखते। ठीक, भाई अगर आप यकीन नहीं रखते तो आप असम्बलियों से इस्तीफा दें, हुकूमत अंडर प्रेशर होगी अर्ली इलेक्शन कराने के लिए, कोई इसको रोक नहीं सकता। वो ये बात वो अब कल ये सारा एक जी जो जी समर साहब, अहमद जवाद साहब से मैं ये जानना चाह रहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 3.5 साल आप लोगों का एक ही मुतालबा रहा कि इमरान खान जाली मैंडेट पे बैठा हुआ है, वो सिलेक्टेड है, मुल्क में फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन भी वही 2018 वाले इलेक्शन की सूरत हाल में वजूद में आने वाली असम्बली के अंदर आप बैठे हैं, आपकी हुकूमत भी वहीं से बनी हुई है। तो अब क्या सारा सेटअप है वो ठीक है? वो तब 3.5 साल जाली था, वो सारा कुछ ठीक हो गया, लेजिटिमेट हो गया है? अर्ली इलेक्शन का मुतालबा तो आप ही करते रहे। मुझे वो असम्बली जो जाली थी अब उसमें आपकी अक्सरियत हो गई, तो अब ठीक मैं इसका जवाब बन गया कि वो एक तो ये है उनकी मैं समझ गया, फिर आप पीछे भागे उससे। आप जब ये कह रहे हैं कि हमने या पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी ने
3.5 साल जो है उस इलेक्शंस को गलत करार दिया, सिलेक्टेड का खिताब इमरान खान को दिया, तो इसमें क्या गलत चीज है? क्या हमें नहीं पता कि आरटीएस को डाउन करके किस तरीके से इमरानी प्रोजेक्ट वो कहते हैं वो जाली असम्बली अब असली कैसे हो गई? वही असम्बली है ना जिसको आप जाली कहते थे। देखें, जाली असम्बली नहीं, जाली गवर्नमेंट सिलेक्टेड की बात होती थी। एक ऐसा इलेक्शन जिसके जरिए एक पार्टी को एडवांटेज दिया गया, वो एडवांटेज जो है वो न्यूट्रल होने से वो एडवांटेज थोड़ा सा चला गया ना। वो कहते हैं एमएनएस तो वही है ना जो उसी आरटीएस के इलेक्शंस के जरिए आए थे, तो आप वाले भी आए, तो वो भी तो अगर इलेक्शन धांधली हुई तो सबके साथ हुई ना। सब देखें आरटीएस के तहत तो जो फायदा था वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचाया गया। अहमद साहब वो वाले सारे आरटीएस वाले थे, आप बगैर आरटीएस वाले हैं ये। अच्छा चीमा साहब, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ ना जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं, एमक्यूएम को तो नहीं उसमें फायदा दिया गया, या उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं दिया गया ना जो कि आप हुकूमत के साथ शामिल हैं, या वो आजाद उम्मीदवार जो थे वो तो उनको तो नहीं, बेसिकली तो पीटीआई को फायदा दिया गया। चीमा साहब ये अब आप असेंबली में नहीं है आज, पीटीआई के इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बढ़ना जाती है, बाय द वे आज आप असेंबली में नहीं है, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात हुई है, ये आप भी बातें कर रहे हैं, आपको सूट करता है? गवर्नमेंट को आप कहेंगे हाँ जी शाबाश बनाए, कोई अर्ज की बात नहीं है, सच सामने लाएं। देखें असल में ना मैं समझता हूँ कि पुरानी पार्टियां अगर देखें जो वन वोट वन मैन वन वोट से शुरू हुई, वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, अपना मुस्लिम लीग है, या आईजीआई थी, व्हाटएवर इट इज, किसी न किसी शक्ल में ये मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, ये है वो। सो आप कह लें कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में एक सीरियस होते तो बहुत पहले करते। आज का इशू ये है कि दो बातें हुई यहाँ पे, एक हुई कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, दूसरा ये हुआ कि रीसेंट दूसरा हुआ कि सैलाब में परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। दो तो बड़ी ऑब्वियस चीजें कि जिसमें कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। शाजिया मरी साहबा का मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा 75 बिलियन रुपया चला गया है लोगों के पास, 2.3 मिलियन लोगों के पास घरों में 75 अरब रुपया चला गया है, तो 79 अरब रुपया मंजूर किया था प्राइम मिनिस्टर ने। अब जहाँ पे ये सैलाब आया वहाँ पे मैं तकरीबन हर जगह एक एक गाँव का चप्पा एक एकड़ को जानता हूँ, लोगों को भी जानता हूँ, रिसेंट में मतलब विजिट करके आया सिंध का, वहां पे तो ये पैसे नहीं पहुंचे। वहां पे 5% लोगों को राशन या एमए मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओ की तरफ से मिले होता अलग बात है, लेकिन 5% ज्यादा लोगों को कुछ नहीं मिला। फिर आगे आ जाती है खाद है, दवाई है, बीज है, लोगों को फसलें ज़ाया हो गई कई 40 लाख एकड़ पे, उसका जिक्र कहीं भी नहीं। तो 75 अरब हाँ चला गया है कि जो आप कह रहे हैं कि ये दो बातें, लिहाजा वहां तो परफॉर्मेंस ये है। अब रिसेंट एक वाकया और हुआ है कि 22 अरब रुपया ज्यादा कमाया 8 बैंकों ने, 8 बैंकों ने 22 अरब रुपया डॉलर पहले महंगा किया, फिर सस्ता करने, अब दोबारा महंगा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक तो ये है कि महंगाई के जो फिगर गलत आ रहे हैं या महंगाई इतनी है वो क्या क्यों है। दूसरा बैंकों ने 22 अरब की दिहाड़ी अभी भी लगाई है पिछले मतलब 2 महीने में सागदार साहब के आते ही। सो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक तो ये है, ये इससे तवज्जो हटाने की, फिर जो फाशिस्ट गवर्नमेंट जो हर एक पे पर्चा कर रही है, हर एक पे एफआईआर कर रही है, जमहूरी कदरें खत्म हो गई, वो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक है। यहाँ पे जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस तरह धांधली हो रही है, वो एक टॉपिक है। आज के टॉपिक को करने फारग होते हैं, फिर मैं समझता हूँ के बैंक से इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप डालें पिटीशन, वो तो कभी नहीं करेंगे। प्लीज बात करने दीजिए यार, आप एंकर है तो आपने जी चीमा साहब, जी चीमा साहब, जी प्लीज ये कोई तरीका है? अच्छा सो मैं कहता हूं कि देखें यहाँ एंकर हाफिज तारिक साहब बैठे उन्हें सवाल करने दे, आप ना करें प्लीज। अच्छा सो मैं कहता हूं कि ये आज के, मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूं सीमा साहब, मैं तो मशवरा दे रहा हूं कि पिटीशन डाल दें। सागदार साहब मियां मंशा साहब के बैंक के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। आप एक पाकिस्तान के जिम्मेदार शहर नहीं, आप पिटीशन डालिए। वो कह रहे हैं सजेशन तो हमारी ले लें, अब सजेशन लें आपके फायदे में, सजेशन दे रहे हैं आपको। मेरी बात भूल जाती है प्लीज। अच्छा मेरे दोस्तों को थोड़ा बता दिया करें, मेरा मसला है, बिटर हो जाता हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट समर, सॉरी फॉर दैट, बट मैं भूल जाता हूँ। अच्छा मैं कह रहा था कि आज के टॉपिक ये हैं कि आज रिसेंट जो जुल्म हो रहा है ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन है। मुझे भी पता है कि हम आज तक क्यों कंक्लूड नहीं कर सके, उसामा बिन लादेन यहाँ से गया, हम क्यों कंक्लूड नहीं कर सके। रोज बॉर्डर जो है जाता है आता है, लोग आ जाते हैं चले जाते हैं, बत्ते आ जाते हैं, क्यों होता है हमें भी पता है, आपको भी पता है। लिहाजा इसे तो शायद हम कंक्लूड ना कर सकें। हम तो कहते हैं कि आगे फ्यूचर ठीक हो जाए, माजी चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर ठीक हो जाए, करप्शन आज रुक जाए, कम हो जाए। ये इशू है, बड़ा इशू ये है कि आज आप कह लें कि स्वाद में तालिबान ना आए,
ठीक है। आज हमें ये ना लगे कि फलां अगर ना हुए तो हम मारे जाएंगे, ये ना लगे इस मुल्क में सही जमहूरियत का चलन आ जाए, इस पे कोई बात कर लें, बजाय ये कि हम ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं कौम को। मैं समझता हूँ हाजा आसफ ने ट्रक की बत्ती निकाली है। ट्रक की बत्ती जो है ये गवर्नेंस का तरीका नहीं है। अवाम को बेहतरी करना काम है, अवाम के लिए उनको धोखा देना, उनको ट्रक की बत्ती के लगाना, पीछे लगाना, जज्बाती करना, उनको डी ट्रैक करना, ये काम नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट ये कर। चलें चीमा साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर तो वक्त कम रह गया, फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। समर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे मेहमान हैं। समर, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। आने वाले दिन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज, अपोजिशन के लिए चैलेंज, और ये जो मंजरनामा है अगले 1-2 माह का, वो आप क्या देख रहे हैं शॉर्टली? बिल्कुल हाफिज साहब, अगले 30 दिन जो हैं पाकिस्तान के अहम तरीन 30 दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और इन 30 दिनों में काफी कुछ बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान के हो जाने हैं, और खुदा न खास्ता कुछ एडवेंचर्स वगैरह भी इन्हीं ऐसे हालात भी बन सकते हैं। खुदा न खास्ता, चूंकि जब लॉन्ग मार्च निकलता है, पब्लिक सड़कों पर निकलती है, तो कुछ भी हो सकता है। आप पब्लिक को निकालना आपके इख्तियार में होता है, उन्हें कंट्रोल करना फिर आपके इख्तियार में नहीं रहता। तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। ये 30 दिन पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, तमाम जो मुतल्लिकीन स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बड़ी एहतियात के साथ काम लेना होगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, जो सवात और जो दूसरी चीजें हो रही हैं, ये सब इस टाइमिंग के अंदर आके तो और ज्यादा सूरत हाल संगीन हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है वो उसने इसको बढ़ा दिया है, सिचुएशन को ज्यादा जो है वो क्रिटिकल बना दिया। बहरहाल एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये पेशावर के अंदर, केपी के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो भत्ते का काम है तालिबान की तरफ से, ये पिछले ये आजकल गर्म नहीं हुआ, आजकल जरा मीडिया में ज्यादा आ गया है। ये पिछले 2-3 साल से जारी है। मेरे कई जानने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें अफगानिस्तान के नंबरों से कॉलें पिछले यानी कि 2 साल पहले से कॉलें आ रही हैं कि भाई पैसा दें, भत्ता दें, उनसे मांगा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आजकल चूंकि एक खास वजह से जो सवात के अंदर जो थोड़ा बहुत लोग निकले, रिसर्जेंस हुई, उसकी वजह से ये ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। ये सिलसिला भत्ते का तालिबान की तरफ से पिछले 2-3 साल से जारी है केपी के अंदर। अहमद जवाद साहब, अगले आने वाले चंद दिन और आपके लिए बड़ा चैलेंज और गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए शॉर्टली सर? देखें हाफिज साहब, मैं आने वाले दिनों को काफी बेहतर देख रहा हूँ। नंबर 1, अगले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ अनाउंस हो चुका होगा। डॉलर की जो कदर है उसमें कमी आएगी सिग्निफिकेंटली। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाएंगी, एनर्जी की प्राइसेस नीचे जाएंगी। पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट में से बाहर होगा FATF की, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का ग्राफ बतदरीज कम होना शुरू होगा। और अपोजिशन की मूवमेंट का जो चैलेंज आपको दरपेश है, वो मैं ये समझता हूँ ये अपोजिशन का एक आखिरी जोर है, जो कि अगले 30 दिन में वो इसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जैसे जैसे होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ है, तो उसके बाद अपोजिशन के गबारे में से हवा निकल जाएगी, और नवंबर से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम का एजेंडा PTI का या इमरान खान का वो नाकाम हो जाएगा। चीमा साहब, लास्ट कमेंट सर। देखिए, इसमें अगला डेफिनेटली बड़ी टर्बुलेंस है और इसमें चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये जो समर साहब बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैंने बहुत काम किया केपी में कबायली इलाका जात में। कबायली इलाका जात में 54 अरब रुपया था हमारे पास। हम वहाँ पानी, वाटर स्टोरेज, मतलब फूड सिक्योरिटी में मैंने बहुत काम किया है। मैं अंगूर अड्डा तक गया हूँ जी, मैं अंगूर अड्डा तक गया हूँ। यहाँ अमन अमान था बिल्कुल। ये रिसेंट फिनोमिना है, रिसेंटली ये हुआ है। वहाँ पर तजारत भी थी, सड़कें भी थी, हर चीज़ खुली थी। मैं बगैर स्क्वाड के गया हूँ, मैं अंगूर अड्डा तक बगैर स्क्वाड के गया हूँ, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी रीसेंट फिनोमिना है। ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि चीज़ें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें सारे लोगों को रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि बहुत हो गई, जान दो, कोई गल नहीं। आने वाले दिनों में ये तो चीमा साहब आप बोल रहे हैं, मगर आपके ही लोग फिर नहीं करते ना। वो एक दिन ये बात करते हैं, अगले दिन कुछ और अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। अपनी हमारी भी जिम्मेदारियां, हमें भी जिम्मेदारियां प्ले करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन बेहतर करे,
लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा ये कि रोजगार के मौके बेहतर करे कि लोगों के लिए ये दहशतगर्दी का ईंधन बनना आसान ना हो, तो लोगों को इस तरफ लाना वो गवर्नमेंट तो को आप भी लॉन्ग जिम्मेदारी मार्च अपना लॉन्ग मार्च होता और कामयाब होता नजर आ रहा है आपको, या लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, पहले ही मामला सेटल हो जाएंगे कुछ? लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा अक्टूबर में, या लॉन्ग मार्च कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में। ये कंप्लीट भी हो सकता है और ऐलान भी हो जाएगा। नहीं तो फिर ये गुब्बारे से हवा भी निकल सकती है जो अहमद जवाद साहब कह रहे हैं। हुआ तो 72 घंटे का ऐलान होगा, टोटल ऐलान मैक्सिमम 72 घंटे का होगा, और उसके बाद हुकूमत स्टैंड नहीं कर सकेगी, हुकूमत स्टैंड नहीं कर सकेगी। 72 घंटे टोटल हमने देने हैं। ऐलान आप कह लें यार चीमा साहब, यानी तख्त या तख्ता उलट भी तो हो सकता है ना, 72 घंटे फिर आप ना कर सके, कुछ और मामला हो जाए, फिर वो कहते हैं गुब्बारे से हवा निकल। वो देखें, वो हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए आप कह लें कि हम समझते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटजी 1 2 3 सारी मौजूद हैं, कोई इशू नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आज अब मसला हल ही ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन। समर साहब, एक सेंटेंस, बड़ा सियासी जुआ खेलेगी पीटीआई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं चीमा साहब, या आपको थोड़ा देखिए वो तख्त या तख्ता की बात करते हैं। हाँ। वो मैंने शुरू में भी एक खदशे का इजहार किया था कि फिर वो खुदा न खासा फिर सबके लिए भी वो हो सकते हैं ये सूरत हाल नुकसानदेह कि फिर जो है वो ना एक ना दूसरा, तो उससे जरा बचना चाहिए। ठीक बात है। समर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।